हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक लैब बेंच पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है वो देखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड लैब बेंच पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर क्या है हम एक के बाद एक देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फ्रंट में तो हमारा सभी कंट्रोल और वोल्टेज एम्पियर दिखाने का डिस्प्ले है। यहाँ पे पीसीबी पे देख सकते हैं फिल्टर, कैपेसिटर है, एक टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ऑप एम्प और प्रीसेट और रिले और डिजिटल आईसी, माइक्रो कंट्रोलर, रिले, डीपीडीटी रिले और ट्रांसफार्मर का फिल्टरेशन के लिए डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और बहुत सारा प्रीसेट है जो कि ऑप एम्प में सेटिंग करने के लिए लगता है। एक यहाँ पे एक बड़ा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है पावर सप्लाई के लिए, और नीचे की तरफ जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो हीट सिंक पे माउंट है, और यहाँ पे कुछ डिजिटल आईसी है, कुछ एनालॉग आईसी है। अब जो फ्रंट पैनल है उस पर देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली तो सभी नॉब है, कंट्रोल और आउटपुट। पीछे की तरफ देख लेते हैं क्या क्या आईसी यूज़ किया गया है। ओवरऑल एक समझ लेंगे, इसके बाद एक हम अपना लैब बेंच पावर सप्लाई डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे कूलिंग फैन तो है ही, और यहाँ पे देखिए पोटेंशियोमीटर है सभी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजिटल आईसी है जो डिस्प्ले को ड्राइव कर रहे हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है, और माइक्रो कंट्रोलर है कुछ। तो इस प्रोजेक्ट में मतलब ये जो लैब बेंच पावर सप्लाई है इसको हम घर पे बना सकते हैं। अपने वर्किंग थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है जो कि हमारा हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन कर देता है। उसके बाद उस एसी को हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर नॉर्मली 4 डायोड से भी बना सकते हैं, रेक्टिफायर चिप से भी बना सकते हैं, या एक्टिव रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये रेक्टिफायर का आउटपुट हमारा फ़िल्टर में जाता है। ये एक लो पास फिल्टर होता है, सीरीज़ में इंडक्टर और एक पैरेलल में, आउटपुट के पैरेलल में कैपेसिटर लगता है। तो ये लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को, रिपेल को रिमूव करके सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट करता है, या बोल सकते हैं डीसी के आसपास आउटपुट करता है। थोड़ा सा रिपेल रह जाता है, उसको एक्यूरेट करने के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन थोड़ा सा रह जाता है रिपेल टाइप का, उसको कम करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हैं। ये रेगुलेटर आपको फिक्स्ड डीसी आउटपुट देता है। इस पर रेफरेंस वोल्टेज सेट करने पर वो आउटपुट को ट्रैक करते हुए नेगेटिव फीडबैक से आपको ऑलवेज फिक्स्ड डीसी आउटपुट देगा। तो यहाँ पे अगर वेव फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के इनपुट में हमारा साइन वेव 50 हर्ट्ज, नॉर्मली इंडिया का जो 50 हर्ट्ज, और इसका मैग्नीट्यूड 230 वोल्ट RMS इनपुट हो रहा है। उसके बाद वो स्टेप डाउन हो रहा है। सपोज़ यहाँ पे 12 वोल्ट पे स्टेप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 12 वोल्ट RMS और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगा। इनपुट आउटपुट का ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। उसके बाद हम इसको डीसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल जो है पॉजिटिव साइकिल की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायोड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, ऐसा होता है रेक्टिफायर में। तो हमारा इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डबल, क्योंकि ये जो टोटल पीरियड है साइकिल का उसका फ्रीक्वेंसी 1/T = F होता है। मतलब टोटल टाइम पीरियड एक टाइम में कितने बार रिपीट हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलता है। तो यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा था पूरा साइकिल, लेकिन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका 100 हर्ट्ज हो गया। डीसी रिपल में जब आ गया तो ये डीसी रिपल में 100 हर्ट्ज का डीसी है, अपना रिपल प्लस डीसी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसका, इस एसी कंपोनेंट इसमें जो है 100 हर्ट्ज का। उसके बाद इसको प्योर डीसी करने के लिए तो एक्टिव फिल्टर का हम पैसिव फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। इंडक्टर एक सीरीज़ में जो कि सडन करंट चेंज को अलाउ नहीं करेगा, इसलिए हमारा वेव फॉर्म सडनली चेंज नहीं होगा, स्लोली चेंज होगा। और कैपेसिटर सडन वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। तो ये एलसी सर्किट आपका लो पास सर्किट है। लो पास सर्किट का काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देना, लो फ्रीक्वेंसी को पास करना। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का 100 हर्ट्ज का रिपल है उसको वो ग्राउंड कर देता है। सम रिपल यहाँ पे रह जाता है, उसको प्रॉपर फिल्टर करने के लिए फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर हमारा 7805 जैसे होता है, एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर होता है, लेकिन हाई लोड के लिए हम 7805 नहीं यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम एक स्विचिंग रेगुलेटर सर्किट डिज़ाइन करेंगे ऑप एम्प के मदद से, उसका भी वीडियो में फ्यूचर में लाऊंगा। तो अगर इस तरीके का नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप फ्री है तो मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी देखिए इस सर्किट के बाद ये जो सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए जो हमारा रेगुलेटर का वर्किंग कैसा होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एसी आने के बाद डीसी हो गया रेक्टिफायर में। वो डीसी एक अनरेगुलेटेड डीसी है, एक वोल्टेज सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे एक हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन है, जिस पे हमारा एक कैरियर सिग्नल जनरेटर है जो कि ट्रायंगुलर वेव जनरेट करता है, एक एरर एम्पलीफायर है, एक कंपैरेटर है और एक PWM आउटपुट होता है टोटल। PWM मतलब एक पीरियड में कितना टाइम ऑन है कितना टाइम ऑफ है, इसको बोलता है PWM। अगर ड्यूटी साइकिल 50% है तो मतलब 1 सेकेंड में, सपोज 1 सेकेंड में 0.5 सेकेंड आपका IC ऑन है, 0.5 सेकेंड लैम्प ऑफ है, एक लोड, तो वो हो गया 50% ड्यूटी साइकिल का PWM पार्ट्स विद मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग सर्किट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले पावर सर्किट को देख लीजिए। यहाँ पे DC अनरेगुलेटेड DC, उसके बाद DC टू DC कन्वर्टर में जाता है। ये DC टू DC कन्वर्टर को हम कंट्रोल करते हैं इस कंट्रोलिंग सर्किट से। तो DC टू DC कन्वर्टर का आउटपुट जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी में हम कंट्रोल करते हैं PWM। तो हाई फ्रिक्वेंसी में 20 किलोहर्ट्ज़ टू 300 किलोहर्ट्ज़ के अंदर हो सकता है फ्रिक्वेंसी। उस फ्रिक्वेंसी को आपको आउटपुट में तो DC चाहिए, तो सीरीज़ में एक इंडक्टर कनेक्ट करते हैं और एक कैपेसिटर। यहाँ पे भी एक लो पास फिल्टर लगाते हैं जिसकी हमारा DC आउटपुट में जाए सिर्फ। और इसका PWM को एडजस्ट करके हम आउटपुट वोल्टेज का चेंज कर सकते हैं, 0 टू सर्टेन वोल्टेज पे फिक्स कर सकते हैं PWM की मदद से। PWM जितना ज़्यादा होगा उतना आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, PWM का ड्यूटी साइकिल जितना कम होगा उतना आउटपुट कम होगा मतलब। तो आउटपुट को एक लोड कर सकता है और आउटपुट से एक फीडबैक लेकर के एरर एम्पलीफायर पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देना पड़ता है, जिससे कि फीडबैक मिलता है। आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है इस नेगेटिव फीडबैक के कारण। तो अगर कंट्रोलिंग सर्किट में अगर देखें, यहाँ पे कैरियर सिग्नल हम जनरेट करते हैं 2 ऑप एम्प का मदद से जनरेट कर सकते हैं। पहले स्क्वायर वेव जनरेट करना पड़ता है, उस स्क्वायर वेव को फिर इंटीग्रेटर में देने के बाद हमारा ट्रायंगुलर वेव बनता है। तो ट्रायंगुलर वेव हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज, इसको बताते हैं अभी। देखिए पहले तो एरर एम्पलीफायर पे देखिए, एरर एम्पलीफायर पे आपका एक ऑप एम्प यूज़ किया गया है जिस पे 2 नंबर पे आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे फीडबैक दिया गया है और एक पिन पे रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है। तो रेफरेंस वोल्टेज सपोज आप यहाँ पे 6 वोल्ट पे फिक्स करते हैं, तो 6 वोल्ट पे फिक्स करने के बाद आपका जो आउटपुट वोल्टेज मतलब फीडबैक वोल्टेज है वो अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा या कम है तो यहाँ पे ये मैचिंग कराने के लिए ऑप एम्प पे आउटपुट पे एक वोल्टेज आएगा। क्योंकि नॉर्मली ऑप एम्प का डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, मतलब जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस को मैच करने के लिए आउटपुट पे एक वोल्टेज देगा। वो आउटपुट वोल्टेज कंपैरेटर में जाएगा। कंपैरेटर में हमारा पहले तो एक ट्रायंगुलर वेव आ रहा था, तो ट्रायंगुलर वेव के अक्रॉस कुछ वोल्टेज, हमारा अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा PWM इंक्रीज़ होगा। मतलब आउटपुट का वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है तो आउटपुट पे हमारा PWM इंक्रीज़ होकर वोल्टेज को ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो ट्रायंगुलर वेव के ऊपर जब जाएगा तो देखिए ट्रायंगल का ऊपर जितना जाएगा उतना उसका ऑन टाइम कम हो रहा है, तो PWM का ऑन टाइम का विड्थ कम होता जाएगा, ऑफ टाइम ज़्यादा होगा। और नीचे जितना आएगा वोल्टेज तो उसका विड्थ ज़्यादा हो रहा है, ऑन टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर कंपेयर करके इसके बाद PWM आउटपुट दे रहा है। इस PWM से हम DC टू DC कन्वर्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे एक मॉसफेट भी लगा सकते हैं, इससे हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका सर्किट डिज़ाइन करके एक प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा CRO पे। तो अभी के लिए छोटा सा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।